प्रिय छात्र छात्राओं, आज हिंदी क्लास में हम लोग कक्षा 12 के सभी वर्गों के लिए पहला लेसन गद्य में राष्ट्र का स्वरूप पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी, जो सन 1904 ईस्वी में मेरठ के खेड़ा ग्राम में पैदा हुए थे और ये भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के हिंदी साहित्य के मर्मज्ञ और श्रेष्ठ विद्वानों में गिने जाते हैं। चूंकि इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, इन्होंने इसलिए इनकी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में ही हुई। उसके बाद इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU से इन्होंने BA किया और लखनऊ यूनिवर्सिटी से प्राचीन इतिहास और पुरातत्व एवं संस्कृत में MA, PhD और D.Litt की उपाधि इन्होंने प्राप्त की और पूर्ण गौरव के साथ प्राप्त की। उसके बाद ये सेवा काल में अपने BHU में एंशिएंट हिस्ट्री, पुरातत्व, प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग के प्रोफेसर, जिसको कहते हैं आचार्य एवं अध्यक्ष, बाद में अध्यक्ष भी हो गए, अध्यक्ष अब आप सोच सकते हैं कि कितने मर्मज्ञ और कितनी जिज्ञासा वैश्य परिवार में जन्मे इन महान विभूति की होगी। जहां तक इनके भाषा ज्ञान का प्रश्न है, आप सभी जानते होंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री के जितने भी बुक्स हैं, जितने भी वो हैं आर्कियोलॉजी के, वो सारे पहले नंबर पर वो संस्कृत में उसके वो मिलते हैं। उसके बाद पाली, प्राकृत, अंग्रेजी, हिंदी तो है ही, हिंदी के तो महान विद्वान हैं ही, इसलिए इनके भाषा ज्ञान में हिंदी को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, ये अतिरिक्त है। इन भाषाओं पर इनका विशेष अधिकार था, पूर्णतः अधिकार रखते थे और बहुत सारे पुरातत्व विभाग में, प्राचीन इतिहास संबंधी संस्थाओं में कार्य करते हुए हिंदी साहित्य का ये देदीप्यमान सूर्य सन 1967 ईस्वी में इस दुनिया से परलोक को सिधार गया। उसके बाद यहाँ इनकी रचनाएं हैं, विशेष रूप से इंटरमीडिएट के हिंदी या सामान्य हिंदी के छात्रों को जो जीवन परिचय आता है, उसमें 3 नंबर का जीवन परिचय आता है और 2 नंबर की रचनाएं आती हैं। इस तरह से ये 5 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। और उसने भी कभी कभी पूछता है एक रचना बताइए, एक रचना आप लिख दीजिए 2 नंबर मिल जाएगा, लेकिन आगे आप जीवन में बड़े बड़े कंपटीशंस की तैयारी भी कर सकते हैं, इसलिए इनकी रचनाएं भी महत्वपूर्ण है। इनकी रचनाओं में ये देखिए 4-5 हमने किया, लेकिन यही न समझे कि इतनी हैं, और भी बहुत सी हैं, लेकिन चूंकि आपके लिए रचनाओं का सीमित क्षेत्र है, इसलिए हमने वहीं तक आपको सीमित रखा है। इनके निबंध
भारत की एकता, पृथ्वी पुत्र और कल्प वृक्ष, तीनों ही निबंध उच्च कोटि के हैं और तीनों ही निबंध भारतीय संस्कृति की अमूल्य निधि है। उसके बाद इन्होंने समीक्षात्मक ग्रंथ भी लिखा है। जायसी के पद्मावत और कालिदास के मेघदूत की समीक्षा इन्होंने लिखी है, समीक्षा की है। उसके बाद इनका शोध ग्रंथ है जिस पर इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की, उस पर है पाणिनि कालीन भारत। आप सोच सकते हैं, इसके पहले वाले वीडियो हम पढ़ भी चुके हैं पाणिनि जी के बारे में। उस पाणिनि कालीन भारत में भारत की स्थिति क्या थी, वो इनका शोध ग्रंथ है। इसके साथ सांस्कृतिक रचनाओं में भारत की मौलिक एकता है, बहुत ही प्रसिद्ध, और अनुवाद इन्होंने किया हिंदू सभ्यता। इनका अनुवाद है हिंदू सभ्यता। इसके साथ साथ यहां अब आइए इनकी भाषा और शैली पर। जैसा कि आप पहले ही जान चुके हैं भाषा ज्ञान के बारे में, तो इनकी भाषा हिंदी के साथ साथ संस्कृत, पाली, प्राकृत, अंग्रेजी, यहां तक कि अब भ्रंश पर भी पकड़ रखते थे। इनकी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है परिष्कृत इनकी भाषा है। इनकी भाषा परिष्कृत और शुद्धता पूर्ण है, शुद्धता ज्यादा है। आवश्यकता अनुसार लोकोक्ति, मुहावरा का प्रयोग हुआ है। भाषा का श्रेष्ठ रूप देखने को मिलता है। जहां तक शैली की बात है, आप जानते ही हैं हर निबंधकार की पहली शैली होती है विचारात्मक। विचारात्मक, उसके बाद भावात्मक, अग्रवाल जी अपनी व्याख्यात्मक शैली, व्याख्यात्मक और गवेषणात्मक, गवेषणात्मक शैली के लिए प्रसिद्ध है। इस तरह से आपने एक जीवनी पहली पूर्ण कर ली, जिसके लिए निर्धारित है 80 शब्द, यानी जीवनी जो लिखना है, रचनाएं लिखना है, जीवन परिचय लिखना है, साहित्यिक परिचय लिखना है, रचना लिखना है, सब कुछ 80 शब्द की लिमिट है। यानी आपको किसी भी हाल में 100 शब्द तक नहीं जाना चाहिए। इसलिए इतना अगर याद रखेंगे तो आप पहले दिन से ही हिंदी की तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी और 90+ में नंबर निश्चित रूप से पा सकते हैं। अब आइए देखते हैं इनका निबंध राष्ट्र का स्वरूप है क्या। राष्ट्र का स्वरूप क्या होता है, राष्ट्र क्या होता है, उसमें इन्होंने बताया है किसी भी राष्ट्र के लिए 3 अंग होते हैं उसके। वो तीनों अंग ये हैं, नंबर 1 भूमि, नंबर 2 जन, नंबर 3 संस्कृति। अब भूमि का क्या संबंध है? भूमि हमारी माता है, हम उसके पुत्र, पुत्रो वयम पृथिव्याम, माता भूमि। यानी ये माता भूमि जो है मातृयत मां जैसी व्यवहार करती है अपने सारे पुत्रों से, धरती पर रहने वाले सारे लोगों से, चाहे उनका कर्तव्य जो हो। क्योंकि माता न कुमाता, पुत्र कुपुत्र भले ही, मैथिली शरणगुप्त जी ने लिखा है कैकेयी के अंताप में। तो यहां पर यह है कि बगैर भूमि के किसी राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती। हर देश का अपना एक भूभाग होता है। आप नक्शा में जो पढ़ते हैं अलग अलग देशों को अलग अलग हिस्से में, वो है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है, महत्वपूर्ण तत्व है, वो है जन। और जन की कल्पना क्या है? वो राष्ट्र स्तंभ है।
राष्ट्र के स्तंभ हैं जन, और जिस राष्ट्र के नागरिक सुशिक्षित होंगे, सुविज्ञ होंगे, अपने देश की मर्यादा के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले होंगे, उसकी सभ्यता और संस्कृति से प्रेम करने वाले होंगे, वो देश निश्चय ही विश्व में आगे बढ़ेगा। तीसरा अंग है संस्कृति, कल्चर। और ये क्या है? राष्ट्र की आत्मा है। यानी हम हैं, हम तभी तक हैं, जीवित हैं, जब तक हमारी सांस चल रही है। जैसे हृदय गति रुकेगी, वैसे हमारे इस शरीर का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा, हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अब एक चीज आप ध्यान दे लीजिए, कहीं कहीं हमने देखा है कुछ शिक्षकों को कि वो एक एक लाइन पढ़ना पढ़ाना, ये बहुत ही लोअर क्लास का काम है। आप इंटरमीडिएट में पहुंच गए हैं, इंटर के विद्यार्थी हैं, आपकी बौद्धिक क्षमता भी बढ़ चुकी है, आपको सिर्फ इस लेसन के बारे में एक जानकारी रखनी है जो बिल्कुल सटीक और सही हो, उलझन नहीं। अब उसके बाद इसमें असल चीज है क्या? हम राष्ट्र का विकास कैसे कर सकते हैं, राष्ट्र के स्वरूप को श्रेष्ठतम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए कुछ चीजें हमने आपको मंत्र रूप में लिखा है। समभाव समग्र विकास, यानी समभाव के साथ समग्र विकास हो, सबका साथ सबका विकास। और तीनों कालों में एक रूपता, यानी हमारा वर्तमान उज्जवल हो, हमारा भूत भी उज्जवल रहा, हमारा भविष्य इससे भी उज्जवल हो। इसको ध्यान में रखते हुए हम अपने राष्ट्र का उत्थान कर सकते हैं। अगर इस पर ध्यान देंगे तो राष्ट्र का स्वरूप श्रेष्ठतम होगा। तीसरे नंबर पर विकास के समान अवसर। विकास के लिए हर जन को, हर व्यक्ति को अपने अधिकार है कि वो देश के विकास के लिए अवसर प्राप्त करे, क्योंकि उसे जब अवसर मिलेगा तो वो निश्चित रूप से मातृभूमि की सेवा में, मातृभूमि के लिए, अपने राष्ट्र देश के लिए अपना समय निकालेगा। चौथी विशेषता, राष्ट्र के प्रति संपूर्ण समर्पण, यानी संपूर्ण समर्पण। हम राष्ट्र के लिए जीने मरने वाले हों, हम राष्ट्र की प्रगति को दिन प्रतिदिन उत्थान के शिखर पर पहुंचाने वाले हों, हम राष्ट्र को विश्व में अग्रणी बनाने वाले हो, ऐसा अगर हमारा विचार है तो राष्ट्र का स्वरूप निश्चय ही सर्वश्रेष्ठ होगा। और लास्ट में ज्ञान और कर्म के समन्वय पर बल। हमने जो ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान तो बहुत से लोग प्राप्त करते, डिग्रियों का बोझ ले लेते, लेकिन पता लगा उनकी डिग्री उनके लिए बोझ बन गई, वो किसी काम के नहीं। आप देखे होंगे कि आईएएस में प्रतिवर्ष 2-4 ऐसे कंपटीटर्स होते हैं जो सिर्फ ग्रेजुएट होते हैं, वो आईएएस निकाल लेते हैं। और बहुत से लोग कितनी बार करने के बाद भी रिटर्न नहीं निकाल पाते। मौखिक की बात तो अलग है, सिलेक्शन की बात तो बिल्कुल दूर की बात है। तो इस तरह से जो हमने ज्ञान प्राप्त किया उसके अनुसार कर्म अगर करेंगे, उनमें समन्वय होगा, तो हमारे राष्ट्र का संपूर्ण विकास होगा। अगर आपको यह वीडियो हमारा पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी जरूर करें। साथ ही इसके एक दूसरे भाग में आपको पढ़ाएंगे कि गद्यांश जो दिया रहेगा उस पर जो 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनका सम्यक उत्तर आप कैसे लिखेंगे कि 10 में 10 आप पा सकें, तभी आप 90+ में आएंगे। अगर कोई इसके साथ इसका लेना चाहते तो ले सकते हैं।